हाँ जी बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अपना ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 12th के लिए, उसका आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो 5.8 है। चैप्टर नंबर 5.8 आपको दिख रहा होगा और वो क्लास 12th की मैथमेटिक्स का है, ठीक है ना। अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने विभिन्न फलनों के अवकलन किए, विभिन्न फलनों के सतत होने की जांच की थी, सतत और असतत की, याद है ना। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था। अच्छा, उसके बाद में हमने एक क्लास ली सेपरेटली, उसमें हमने विभिन्न फलनों के अवकलज के फॉर्मूले पढ़े, प्लस लोग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जानी। उसके बाद में 5.1 से 5.7 तक के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट किए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट चीज है और काफी बच्चों को उसमें डाउट रहता है। वो होते हैं, एक तो देखो दो थ्योरम अपने आज क्या पढ़ना, हमें दो थ्योरम पढ़नी है, ठीक है ना। पहली थ्योरम है रोले प्रमेय। क्या? रोले प्रमेय, रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम। दूसरी माध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय MVT, और इसको बोलते हैं RT। क्या बोलते हैं? RT और MVT, शॉर्ट फॉर्म RT MVT, मीन वैल्यू थ्योरम, रोले थ्योरम। तो ये दोनों हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि रोले थ्योरम होती कैसे है और ये एक फंक्शन में कैसे काम करती है, अवकलन में इसका क्या काम है, सुनिएगा। चलो आइए ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिख रखा है रोले प्रमेय। अब रोले प्रमेय क्या होता है सुनिएगा। रोले प्रमेय का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फलन, कोई भी एक फलन हो सकता है जो किसी ए बी, यानी अपना क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड ए बी से आर में, वो पहले तो डिफाइन होना चाहिए, पहले तो वो इसमें परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे देखो, फिर वो उस क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यू फंक्शन होना जरूरी, यानी वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो एकदम से सतत होना चाहिए, ठीक है। फिर वो ओपन ब्रैकेट में जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय होना चाहिए। और ये तीन शर्त जो है वो MVT की भी है, मीन वैल्यू थ्योरम की भी यही शर्त है, तीनों की तीनों यही शर्त है। आगे देखो बच्चों, फिर हमें ये कहा गया है कि हमारे जो A और B क्लोज्ड है उसमें जो इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है वो एंडिंग पॉइंट में भी फंक्शन का वैल्यू ए सेम होना चाहिए, यानी FA और FB का मान सेम होना चाहिए, ये आपको कहा गया है। प्लस एक बात और ध्यान रखना, ये तीन आपके एकदम से नॉर्मल बात होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज है वो ये है कि इस क्लोज्ड ब्रैकेट ए बी में एक ऐसा सी होना चाहिए। क्या? सॉरी, इस ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि जहां पे डिफरेंशिएबल है वही हम पॉइंट की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबल ये ओपन ब्रैकेट में है, तो ओपन ब्रैकेट में एक अन्य बिंदु सी एक ऐसा होना चाहिए जिसपे उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रहे, यानी अगर हम उस फलन का ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ में कोई एक ऐसा पीक पॉइंट होना चाहिए जिसपे उसकी प्रवणता का मान जीरो आए। प्रवणता कितनी होनी चाहिए? जीरो। ये उसकी प्रवणता ढाल होती है स्पर्श रेखा की, उस फलन के वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल होती है, वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो ये एक रोले प्रमेय है, ठीक है ना। ये हम अलग अलग सवालों में सिद्ध करेंगे और सवालों को सिद्ध करेंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम देखते हैं। अभी 5.8 का पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में हम कौन सी थ्योरम सीखेंगे? माध्यमान प्रमेय सीखेंगे और माध्यमान प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बात हो जाएगी खत्म। तो आप इतना नोट कीजिए, पहले रोले थ्योरम को नोट कीजिए, उसके बाद में हम माध्यमान प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। चलो नोट करो इसको। देखो बच्चों, बोर्ड पर मैं एक सवाल लेकर आया हूं आपका चैप्टर का 5.8 का पहला आंसर है, ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए, वो कहता है कि एक फंक्शन है f(x) जो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है ना, और x किस में बिलोंग करता है? -4 से लेकर 2 के बीच में, और वो उसमें आपको RT को प्रूफ करना है, यानी रोले थ्योरम को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए अपन को पॉइंट है, हमें क्या? रोले थ्योरम को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये जो फंक्शन है आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये जो बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इसके और इसके बीच में हो सकता है,
इसके और इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषित फंक्शन है। क्या एक परिभाषित फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फलन है अपना f जो है, एक बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके साइड में लिख देंगे कि जो फलन है एफ एक्स, एफ जो है ना वो -4 और 2 से इसके अक्स के मान हो सकते हैं। भाई एक्स का मान -4 हो सकता है, ओनली प्लस का 2 हो सकता है, वो इसमें आ जाएगा। और आने के बाद ये क्या हो सकता है, एक रियल नंबर में एक परिभाषित फलन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक परिभाषित फलन है। दूसरी बात ये बताइए, प्रत्येक बहुपद फलन, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक बहुपद फलन, बताओ सतत और अवकलनीय होता है क्या, सतत एवं अवकलनीय होता है, होता है। अगर ये होता है तो फिर दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि -4 और 2 में, क्या बोल रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू -4 2 में f जो है क्या है, सतत फलन है। ठीक है, तीसरी बात जो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में क्या है, अवकलनीय भी है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवकलनीय है। और ये क्या है, परिभाषित है, क्या है, परिभाषित है। तो पहली बात परिभाषित है, दूसरा सतत है, तीसरा अवकलनीय है। ठीक है ना। अब चौथी बात रोले आरटी के लिए हम निकालते हैं। ठीक है ना, क्या निकालते हैं हम ये निकालते हैं, इसका a कौन है इसमें, -4 और 2 क्या है, लास्ट पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट -4, लास्ट है इसका 2। हम क्या करेंगे बच्चों, इस पे एफ ए का मान निकालेंगे। तो एफ ए का मान कितना, -4 रखना पड़ेगा। सुनिएगा आपके पास, यानी हमें एफ -4 का वैल्यू चाहिए, कितना आएगा देखो, -4 पे इसका मान कितना हो जाएगा, -4 पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -4 -8, कितना हो जाएगा 16 -8 -8, 16 में से 16 गए 0। आप f2 का वैल्यू निकालो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8, 4 और 4 8 में से 8 गए 0। बताओ दोनों सेम आए क्या, बताओ दोनों सेम आए। तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एफ ए बराबर एफ बी, या लिखेंगे कि f -4 का मान f2 की क्या है, इक्वल है। अगर ये शर्तें कंप्लीट हो रही है तो अब एक लास्ट शर्त बचती है, वो ये है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा उस पर इसका अवकलन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और वो पॉइंट इसके बीच में आना जरूरी है। अगर ऐसा है तो वो किसको सिद्ध करेगा, रोले प्रमेय को सिद्ध करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा जो काम है वो है कि एफ डेस एक्स निकालना। तो एफ डेस एक्स निकालो, इसका एफ डेस एक्स कितना होगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 होएगा। अब सुनिएगा, एफ डेस एक्स को 0 करो, एफ डेस एक्स को जैसे 0 करोगे 2x प्लस 2 का मान 0, यहाँ से x का मान कितना आ गया, -2 डिवाइड बाई 2, x का मान -1, -1। मुझे आपसे एक बात पूछना है, -1 इसके बीच में होगा या नहीं होगा, बताओ। -1 x बराबर -1 बिलोंग करेगा किसमें, -4 और 2 के बीच में, यानी एक ऐसा बिंदु इसमें विद्यमान है जिस पर इस एफ डेस एक्स का मान कितना हो रहा है, 0। बस हमें यही चाहिए था। और पांचवा पॉइंट क्या आएगा कि एक c जो -4 और 2 के बीच में और उसका मान है -1 है, जिस पर क्या लिखेंगे हम, जिस पर एफ डेस -1 का मान कितना आ रहा है, 0। बोलो, उस पे उसका ढाल प्रवणता का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है ना। तो बस ये जितने स्टेटमेंट जिस पे आते हैं उससे हम क्या करेंगे कि यह फलन, रिजल्ट क्या निकला इसका, यह फलन एफ जो है -4 से 2 से आर में रोले पर में वो क्या करता है, सत्यापित करता है। यह फंक्शन रोले प्रमेय को सिद्ध करता है। ये इसका क्या हो गया बच्चों, रिजल्ट हो गया। ठीक है,
तो आपको ये लिखना है सारा कुछ। अगर आप इतने पॉइंट लिख देते हो बैक टू बैक तो आपका ये क्वेश्चन एकदम से परफेक्ट है और आपके पूरे में से पूरे कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं, एकदम से सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पहले फंक्शन को लिखना है, फिर उसमें आपको संतत और अवकलनीय देखना है, फिर आप में उसको दोनों वैल्यू पर आपके मान इक्वल आने चाहिए वो देखना है यहाँ पे, और ये कितना आ रहा है 0। ये शर्त कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि उसका अवकलन करो, उसके अवकलन को 0 के बराबर लिखो, वहां से एक अक्ष आएगा, वो अक्ष अगर इसके बीच में आ गया तो वो रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, आराम से नोट कीजिए इसको। हाँ जी बच्चों, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो भी रोले थ्योरम के लिए आरटी। अब आरटी की शर्त मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है कि वो फंक्शन परिभाषित होना चाहिए, सतत हो, अवकलनीय हो, किन्हीं दो पॉइंट पे उसके मान बराबर होने चाहिए, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पे, और उसमें से बीच में कोई एक सी ऐसा आना चाहिए जिसपे उसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरे क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो हर एक पूर्णांक पर क्या होता है, डिसकंटिन्यू, असतत होता है, और हमारा क्या हर एक ए और बी के बीच में हर बिंदु पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर सतत ही नहीं है तो अवकलनीय कैसा होगा, यानी ये सतत अवकलनीय नहीं है। अब चाहे कोई भी आपको ऐसे x बिलोंग्स टू करके कोई भी आपको ए बी दे दे, कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी, है ना, अगर उसमें, तो बताओ वो सतत और क्या नहीं है, अवकलनीय तो होगा नहीं। तो जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर है, इसमें क्या नहीं है, सतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः ये आरटी को क्या नहीं करते, आरटी को क्या नहीं करते, प्रूफ नहीं करते, ठीक है ना, प्रूफ नहीं करते। यानी सीधी सी बात है ये फंक्शन जो होगा वो आरटी को फॉलो नहीं करेगा, यानी रोले थ्योरम को प्रूफ नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब एक नया फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स किस में बिलोंग करता है, 1 से 2 के बीच में बिलोंग करता है। तब इसमें देखेंगे तो आप एक एक शर्त देखिए, क्या ये फंक्शन परिभाषित है, द्विघात समीकरण एक परिभाषित फंक्शन होता है, ठीक है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है, बिल्कुल। द्विघात फंक्शन, द्विघात फलन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक ग्राफ बनेगा पैराबोला ही परबोले, वो हमेशा डिफाइन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा। अच्छा 1 और 2 पे उसके वैल्यू निकालो, एफ ए यानी F1 निकालो, कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 0, एफ बी ये ए और बी है तो F2 का मान 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3। अब बताइए 0 और 3 कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, इस जन्म में तो हो नहीं सकते, बाकी जन्म का मुझे पता नहीं है। 0 और 3 इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि F1 का मान इक्वल नहीं है F2 के, तो यानी एफ ए का मान इक्वल ही नहीं है किसके, एफ बी के। अब ये बराबर ही नहीं है तो फिर आगे वाली शर्त पे हम जाएंगे नहीं, आगे वाली शर्त पर तभी जाएंगे जब पीछे वाली शर्त फॉलो हो रही हो। बात समझ रहे हो ना आप, ये कंटिन्यू फॉलो होनी जरूरी है, सतत होगा तो ये अवकलनीय होगा और उसमें ये शर्त भी होनी चाहिए। अच्छा ये शर्त होती कैसे है, सुनो, जैसे कि मान लो आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है कुछ भी, तो उसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम से कोलिनियर होना जरूरी है, इस पर आपका फंक्शन का मान बराबर आना जरूरी है। और फिर यहां पर इसका प्रवणता जो होगी वो अक्ष से समांतर होगी, तो इसकी ढाल का मान कितना होगा 0। यही तो रोले प्रमेय होती है रोले थ्योरम यही होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन भी रोले प्रमेय को प्रूफ नहीं करता है, तो हम क्या लिख देंगे यहां, यह फंक्शन रोले प्रमेय को सिद्ध नहीं करता है, रीजन आपका ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं तीसरे में। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक नया सवाल आ चुका है, थर्ड क्वेश्चन, वो आप देखो। थर्ड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक फंक्शन जो है वो -5 से 5 के बीच में, यानी क्लोज ब्रैकेट -5 to 5 विच इज
इसको कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये -5 से r में क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है एक फंक्शन f है, परिभाषित है, वो एक संतत फलन है, तो परिभाषित भी है, सतत फलन है, दो चीजें तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर जो फंक्शन सतत है तो वो क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक है। अब देखो दो चीजें क्लियर हो चुकी है, लेकिन ये कह रहा है कि उस फंक्शन में कहीं भी f डैश x का मान 0 नहीं है, यानी रोले पर में तो यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है। इसने कह दिया कि f डैश x का मान 0 तो है ही नहीं, तो आप सिद्ध कीजिए कि ये -5 और f5 क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। बच्चों ये रोले प्रमेय का विलोम है, ये रोले प्रमेय का विलोम है। अब सुनेंगे, विलोम नहीं है, ये थोड़ा सा उसका एंटी रिजल्ट है। अब सुनो, हमने क्या करा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना इस जो फंक्शन है ना एफ एक्स में एक अक्ष पे आप ये मान लीजिए कि एफ डैश एक्स मान, ये इसमें ना मान लीजिए कि ये रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है, मान लीजिए कि रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। ऐसे मानने से देखो क्या होता है कि नहीं होता। माना एफ एक्स में f-5 इक्वल है f5, आप एक बार के लिए मान लीजिए कि हाँ इक्वल होता होगा, चलो ठीक है, रोले प्रमेय इसमें लगती है, मान लीजिए। अगर ऐसा है तो रोले प्रमेय के कथन अनुसार, किसके, रोले प्रमेय के कथन अनुसार ये शर्त जब फॉलो हो जाती है, ये तीनों शर्त तो पहले से ही इसमें फॉलो है, अगर ये शर्त फॉलो हो जाए तो ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो रोले प्रमेय के कथन अनुसार एक एफ एक्स में आप ये कह सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स 0 होगा, जबकि एफ डैश एक्स हमेशा क्या दे रखा है, नॉन जीरो, ऑलवेज, ये हमें गिवन है, ये बात क्या है, गिवन है ना, गिवन है। इसलिए हम क्या सकते हैं कि अगर ये होता तो ये होना चाहिए था, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर ये बराबर है तो उसमें एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, ये तो ऑलवेज 0 रहता है, तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न करता है। यानी यहां पर कोई भी एक ऐसा हमें पॉइंट नहीं मिलेगा जिसपे f-5 और 5 दोनों का मान सेम प्राप्त हो जाए। अगर हम इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए यह है विरोधाभास पैदा करता है, ठीक है, मानी गई परिकल्पना असत्य है, मानी गई परिकल्पना असत्य है। अगर ये परिकल्पना असत्य है तो सत्य क्या है, फिर सत्य ही होगा कि इसलिए अतः f-5 कभी भी f5 के क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। यानी पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा और उसी मानी हुई चीज को विरोधाभास पैदा कर देंगे और विरोधाभास से वो असत्य सिद्ध हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये वैसे ही है ठीक जैसे 10वीं क्लास में आपने एक सिद्ध किया था कि √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। उसके लिए माना आप √3 एक परिमेय संख्या और लास्ट में वो कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास पैदा करती है, अतः ये दी गई परिकल्पना गलत है, वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक वैसे ही हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ये मानना पड़ेगा और मानकर रोले प्रमेय के कथन के अनुसार ये होना चाहिए, जबकि ये ऐसे होता है, इसमें ऑलवेज कह रखा है, ये गिवन है बात, तो फिर ये विरोधाभास पैदा करेगा, मानी गई कल्पना गलत है, अतः ये इतना हमारा आंसर हमेशा सत्य सिद्ध रहेगा। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, आप इसको अच्छे से नोट करो। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर, चलो इसको नोट करो अच्छे से बच्चों। हाँ जी बच्चों, एक और नया धमाका आपके लिए, वो ये है कि माध्यमान प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले तो वो सीखेंगे, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम के लिए शर्तें क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो सेम 3 शर्तें तो वही है, परिभाषित होना चाहिए फंक्शन डोमेन में, दूसरी बात वो जो क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यू होना जरूरी है, फिर वो ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए इस ओपन ब्रैकेट में जिसपे उसका जो डिफरेंशिएशन है वो उन दो पॉइंट के बीच में उसके ढाल के बराबर हो, क्या हो, ढाल के बराबर। और ढाल हमेशा क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी ये ढाल, ये भी ढाल है, ये भी ढाल है, ये ढाल है उस कर्व के किसी पॉइंट C पर, जो कि आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ये कोई वक्र है, इसका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो B पर है
एफ बी, ये वाला पॉइंट ए पे है एफ ए, एफ ए। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे एक सी लेना है और उस पे उसकी ढाल, इसकी ढाल कैसे होगी, ढाल हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलता है। अच्छा, ये रोले प्रमेय से एफ डे सी निकालना सीख चुके हैं, और ये रोले प्रमेय का एक एक्सटेंशन ही है, एक विस्तार है और कुछ भी नहीं है। और यहां से इसकी ढाल कितनी निकलेगी, वो निकलेगी एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। क्यों, क्योंकि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 11वीं कक्षा में सीखा था आपने, किसी दो बिंदुओं के बीच की रेखा की ढाल। तो ये ढाल आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, यही माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय का मतलब यही होता है, ढाल बराबर ढाल, तो ढाल बराबर ढाल करनी है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करना है देखिएगा, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक तो इसका मान जो है वो इसके मान के बराबर लाना है, इसका मान इसके मान के बराबर लाना है, बस सिंपल सी बात है। तो देखेंगे ये जो फंक्शन है, चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। पहले तो ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमेशा अपने डोमेन में क्या होता है, डिफाइन होता है, और कंटिन्यू तो वो हमेशा होता है, और डिफरेंशिएशन कभी टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, हर बिंदु पर ये परिभाषित अवकलनीय होता है। यानी ये तीनों शर्त इसमें पालन हो रही है, ठीक है ना। अब हमारा काम है एक सी ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें दो चीजें निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हम इसमें एफ बी निकालेंगे, चलो एफ बी माइनस इसका मान निकालो, एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, रखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 माइनस 3 कितना आएगा, 16 माइनस 16 माइनस 3, इसका मान आ जाएगा माइनस का 3। तो ये मान यहाँ पे रख लो। वैसे एफ एफ 4 का मान कितना आया बताओ, वो आ गया माइनस का 3, ठीक है ना। ऐसे ही आप एफ ए का मान बताओ, एक रखने पर, तो एक रखो, इसके अंदर कितना आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 माइनस 3 कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7, 1 में से माइनस 7 गए 6, यानी F1 का मान कितना आ गया, माइनस 4। F4 का मान माइनस 3 है बच्चों। तो आप एक काम करो, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए का वैल्यू निकालो। एफ बी का मान कितना है, माइनस 3, एफ ए का मान माइनस 6, ठीक है। बी माइनस ए, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। माइनस 3 माइनस माइनस 6 प्लस का 6, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3 बट्टा 3 का मान कितना आ गया 1। अब ये मान है ना, अगर आप किसी एफ डे सी का मान अगर बराबर कर दो तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 माना, और यहां पर एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स कितना आएगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 है, ठीक है ना। अब इस 2x माइनस 4 को 1 के इक्वल रखो और यहां से x का मान निकालो। वो x का मान अगर इसके अंदर आ चुका है, वो अगर x का मान यहां आ जाए तो ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके किसके इक्वल लिखेंगे, एफ डेस सी, तो इसका मान हो जाएगा 2c माइनस 4। एक्स की जगह कितना पुट कर दिया हमने, c पुट कर दिया, और इसको मान हमने 1 माना। तो यहां से c का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 बटा 2, c का मान आ जाएगा 4 और 1 5 बटा 2 यानी 2.5। अब बताओ ये जो 2.5 है, क्या ये 1 और 4 के बीच में आता है? मुझे आप एक बात बताइए, 2.5 जो है वो 1 और 4 के बीच में ही आता है, यानी ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 1 और 4 के बीच में। यानी एक ऐसा सी मौजूद है जो इस ब्रैकेट के बीच में है। इस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन लेना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएबल 1 से 4 के बीच में है, इसके बीच में ये मौजूद है, और उस पे हमारा एफ डे सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो ये आ रहा है, तो ये इसे किससे सिद्ध करेगा, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित सिद्ध करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी शर्तें लिखने के बाद हम लिख देंगे रिजल्ट। क्या लिख देंगे, रिजल्ट। फंक्शन जो है माध्यमान प्रमेय को सिद्ध करता है बच्चों। यानी आपको ये जरूरी है निकालना, बस ये वैल्यू, ये चीज निकल जाएगी तब आप कह सकते हो हाँ कि यहाँ कि एक सी है जो 1 और 4 के बीच में विद्यमान है, जिसका एफ डे सी का मान
इसके इक्वल आता है। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सवाल और करते हैं एमवीटी का, ये आपके चैप्टर 5.8 का लास्ट क्वेश्चन है 5, ठीक है ना। अब लास्ट, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं बच्चों, ये एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है। अब देखिए सेम बात करेंगे, पहले तो ये बताओ ये त्रिघात है क्या, बोलो त्रिघात है कि नहीं है। और त्रिघात बहुपद हमेशा परिभाषित भी होता है, त्रिघात बहुपद अपने डोमेन में फलन सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज इसमें है, अलाउड है, इसका मतलब ये तीनों तो फॉलो करती है, ये तीनों तो क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, अब ये वाली बात हमें चेक करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एफ ए निकालेंगे, यानी F1 निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, एक रख दो इसमें, एक स्क्वायर माइनस 3 गुणा एक, वो हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, एक में से 8 गए, कितने बच गए, माइनस का 7। ऐसे ही आप FB निकालो, 3 रखो इसमें, 3 की घात 3 माइनस 5 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 माइनस 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 3 3 9 5 45, 3 3 9, ये हो जाएगा 27 में से 45 और 9 कितने होते हैं, 54, 27 में से 54 गए, माइनस का 27। ठीक है, तो आपके पास एफ ए आ गया, एफ बी आ गया। तो बच्चों एक काम करो, सबसे पहले आप एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए निकालिए। देखिए एफ बी का मान माइनस 27, माइनस एफ ए का मान माइनस 7, और बी माइनस ए 3 में से 1 गया। ठीक है, माइनस का 27 प्लस 7 बट्टा 2 कितना आ गया, माइनस का 20 बट्टा 2 कितना आ गया, माइनस का 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 है बच्चों। ये आपका एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए आया अभी तक। अभी हमें एफ डे सी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या कोई एक ऐसा बिंदु 1 और 3 के बीच में है जिस पर इसके अवकलज का मान कितना आ जाए, माइनस का 10। अगर वो आ जाएगा तो हमारा सवाल सत्यापित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एफ डे एक्स ज्ञात किया, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा और आप डिफाइन कर लो, तो ये 3x स्क्वायर माइनस ये 3 3 देखो 9 और 1 ले लेते हैं, माइनस का 9x माइनस का x माइनस का 3, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 क्या नहीं, माइनस 9 माइनस 9, अच्छा प्लस के 9, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो एक काम करो, इतना नहीं होगा, डायरेक्ट इसको आगे लिखना पड़ेगा। अब ये एफ डे एक्स है, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए एफ डे सी मान लो, और वो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ठीक है ना, अब देखो हमें एक ऐसी c की तलाश है, इसका वैल्यू 10 माइनस 10 के बराबर होना चाहिए, तो इसको माइनस 10 के बराबर रखेंगे, चूंकि एफ डे सी को किसके बराबर रखेंगे, माइनस 10 के, तो इसका मान आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर माइनस 10। तो देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं, मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ बोर्ड पे इसको, ठीक है ना। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये माइनस 10 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 10, 10 में से 3 गए, प्लस के 7 बराबर 0। अब देखो बच्चों 7 या 21 लाना है, 7 या 21, इसको आप अगर खोलना चाहो 3 स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7, देखो 7 या 21, 7 या 21 आना चाहिए, 7 और 3 10 आना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। 3c कॉमन ले लो, c माइनस ये हो जाएगा c माइनस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर देखो c माइनस 1 कॉमन आ गया, फ्रेम में आ रहा होगा c माइनस 1, 3c माइनस 7 इक्वल 0। अब एक काम करते हैं, हम इधर वाला थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम देख पाए। देखिएगा मैंने इसको यहाँ से रब किया है, ठीक है ना, आपने नोट कर लिया था क्या? अगर आपने नहीं किया है बच्चों कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज किया करो, रोकोगे थोड़ा सा बैक जाना, फिर पॉज करना, फिर उतार लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं ये साइड वाला मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात बताओ, c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू पहले वाले केस से 1 आया और दूसरे वाले केस से 7 डिवाइड बाई 3 आया, यानी ये आ गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2.3 समथिंग। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ही मान इस f में मौजूद हैं। अच्छा ये एक तो खुद आ गया, लेकिन 2.3 तो इसी में विद्यमान है ना भाई। एक तो देखो, एक तो लेना नहीं क्योंकि हमें c चाहिए
इस ओपन ब्रैकेट में, किसमें चाहिए, ओपन ब्रैकेट में। अब ओपन ब्रैकेट यहाँ पे आया नहीं, ओपन ब्रैकेट आया नहीं तो 1 तो नहीं है इसमें भाई, 1 तो नहीं है इसमें, लेकिन आपके पास 7/3 जो है ना वो बिलोंग करता है किसमें, 1 से 3 के बीच में। हमें तो सिर्फ एक पॉइंट से मतलब था बच्चों, अगर एक पॉइंट भी इसमें मौजूद हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना अतः एक C बराबर 7/3 विद्यमान है, क्या है, विद्यमान है, जिस पर क्या लिख सकते हैं हम, जिस पर एफ डे सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए है। तो यहां पर एमवीटी क्या होती है, एमवीटी प्रूव्ड होती है, क्या होती है, प्रूव्ड होती है बच्चों। तो ये आपका मध्यमान प्रमेय का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने प्रूफ करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके विविध में, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्स है। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो, इस पूरे को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शर्त आप लास्ट में लिखते रहोगे, सबसे लास्ट में यही लिखना है, ये शर्त लिखोगे तभी ये फॉलो होगा, ठीक है ना। चलो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब तक हमने जो किया वो 5.8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देखा। अब हम आगे लेकर आएंगे आपकी जो नई क्लास है वो विविध प्रश्नमाला की, उसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मिक्सचर होता है। उसमें हम अवकलन भी करेंगे, आरटी थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे, एमवीटी थ्योरम को भी कुछ क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे, तो हम उसके क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसके रोले थ्योरम और माध्यमान प्रमेय की जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस करो और उसमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के सॉल्यूशन प्यारे प्यारे।